Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So जैसे आपकी जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सीटेट के, उनकी ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आज का आपका, तो ये आपका 24 जनवरी का है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका पेपर फर्स्ट जो आपकी CDP है वो आपका कवर कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्स। देखिए जो क्रांतिक अवधि है कि संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। तो देखिए क्या अवधारणा आपकी है, इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, या फिर नो इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, वेरी मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिवॉर्ड्स ऑन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए जो आपका क्रांतिक अवधि है उसके संप्रति की आपकी अवधारणा ही पूछ रहे हैं, जो कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड है। तो देखिए क्या एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, ये आपका बिल्कुल गलत है। इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या मिनिमल इम्पैक्ट पड़ता है हेरिडिटी का डेवलपमेंट पे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति जो होती है वो आपकी क्या होती है, क्रिटिकल पीरियड एज्यूम करता है, उसका जो कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो आंसर है आपका वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हिंदी में भी देख लेते हैं। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संपत्ति की अवधारणा है वो आपकी क्या है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विकास की नमनीयता। देखिए नमनीयता क्या, प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। तो देखिए किस दृष्टिकोण को आपके मानते हैं। तो देखिए ओनली नेचर डिटरमाइंस डेवलपमेंट। देखिए क्या सिर्फ नेचर जो है वो डिटरमाइन करता है डेवलपमेंट को, नेचर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, या फिर डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए सिर्फ जो नेचर है वो डिटरमाइन करता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है, हमेशा निरंतर चलता रहता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत छोटे बालकों के लिए देखिए जो प्राइमरी एजेंसीज हैं ऑफ सोशलाइजेशन फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, तो वो आपकी क्या होती है, जहाँ पर भी आपका फैमिली आ जाता है वो आपकी क्या हो जाती है, प्राइमरी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, इमीडिएट फैमिली, तत्कालीन परिवार जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी आपका फैमिली आ जाए वो आपकी क्या होती है, बच्चों के लिए प्राइमरी एजेंसी होती है। ठीक है, सोशलाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है। तो देखिए जो मेंटली स्ट्रक्चर जो आपका है, ठीक है, मेंटली रिप्रेजेंटेशन और थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो होती है आपकी स्कीमा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन्होंने पूछा है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्कीमास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं। तो देखिए जो जीन पियाजे के स्तर है उनमें से कौन से स्तर पर बच्चा जो है वो क्या करता है, कठिनाई महसूस करता है दृष्टिकोण को समझने में, तो वो होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है आपकी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है आपकी, उसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है आपकी, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। CCS आपका क्या होता है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास
किस चीज़ का उत्पाद है। देखिए लेवाइगोस्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए जो लेवाइगोस्की है, लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, तो वो होता है आपका सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस का। ठीक है, किसका होता है आपका सोशल इंटरेक्शन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए Who among the following believe that human activity take place in cultural setting and they cannot be understood apart from those settings। देखिए किस जो आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है, किसका मानना था, इनमें से किसका मानना था कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। तो ये आपका किनका था, ये था आपका लेवाइगोस्की का। ठीक है, किनका मानना था, लेवाइगोस्की। जहाँ पर भी संस्कृति आपका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं, ठीक है, वो आपके कौन है, लेवाइगोस्की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होता है। देखिए जब बच्चा जो है वो पनिशमेंट से बचता है, ठीक है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा जो क्या करता है आपका पूर्व परंपरागत स्तर पर होता है। किस पर होता है आपका, प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट आपका टीचर होता है उसके क्या आपके यहाँ पर विशेषता है, तो बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, अधिगम का मूल्यांकन अर्थकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, या फिर ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या होगा, ऐसी गतिविधियां आयोजित करनी बच्चे के लिए जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है। तो देखिए कौन कौन सी बुद्धि है जो शामिल है और कौन सी है जो शामिल नहीं है। तो देखिए जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है वो आपकी इसमें शामिल है, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस आपकी शामिल है और इंटरपर्सनल भी आपकी शामिल है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन जो आपकी इंटेलिजेंस है वो इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने नॉट पूछा था, ठीक है, तो नॉट इसमें क्या है, कॉम्प्रीहेंशन इंटेलिजेंस इनकी जो थ्योरी है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये आपका भी कथन है, जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तर्क है, मौखिकीकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं और जो ऑप्शन नंबर जो आपका तर्क है आर वो क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर जो है वो एक की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो रूढ़िवादिता को चुनौती दें, या फिर रोज़मर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। देखिए जेंडर पक्षपात हमें नहीं करना है, ठीक है, चर्चा से बचा जाए ये भी हमें नहीं करना है, प्रतिबंधित किया जाए ये भी हमें नहीं करना है। क्या देना है, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं जो रूढ़िवादिता को क्या करें, चुनौती दे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, या फिर विद्यार्थी को नामकरण करना। देखिए बच्चों को लेबलिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है, बच्चों को लेबलिंग आपको नहीं देनी है। और जो भी ऑप्शन है आपके वो तीनों के तीनों आपके क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो आपके बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, रटकर याद करने पर बल दिया जाए। देखिए, रटकर याद करने पर बल नहीं देना है। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। जो सहयोगात्मक कार्य, कोलैबोरेटिव लर्निंग को आपको प्रमोट करना है, ठीक है, उससे बचना नहीं है। अभी देखिए, चर्चा और बहस को टाला जाए, ये भी आपका कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, वही आपका क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस देगा उसको, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, जब आपको बोला जाए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका किसके, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होता है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब भी क्या होता है, कोई चीज़ टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस पढ़ाते समय जब टीचर आपसे क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, उस पाठ्यक्रम के बीच में जब टीचर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आप यहाँ पर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विभिन्न संजातीय समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थियों को समान संजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए, आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसी चर्चाएं सुसाजित करनी चाहिए जिससे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है कि बच्चा क्या करे कि जो आपका डाइवर्सिटी है उसकी रेस्पेक्ट करे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करे। तो ऐसा ही हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चर्चाएं हमें करनी चाहिए कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाज़ों और दूसरे वास्तुकला संबंधी स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है। तो देखिए, ऐसा करके जो स्कूल है वो क्या कर रहा है, आपका इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, किसको, समावेशी शिक्षा को आपका क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जो आपका क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए। तो देखिए, एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए, जो दृष्टिबाधित आपके बच्चे हैं तो उसको देने से क्या बचना चाहिए, गिविंग विजिबल कल्चर नोट्स। देखिए, उनको क्या करना है, दृश्य अव्यवस्थित नोट्स उनको नहीं देने हैं, ठीक है। किस चीज़ को देने से बचना चाहिए, आपका दृष्टि अव्यवस्थित नोट्स को देने से आपका बचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, नहीं आपसे पूछ रहा है, उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रखने में अक्सर मुश्किल होती है, वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं और बेचैन दिखते हैं, वे किसी कार्य पर काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं, या फिर उनकी काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें से नहीं है, अतिक्रियाशीलता। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अक्सर उनको मुश्किल होती है एकाग्र रहने में, वे अक्सर वस्तुओं को कुलबुलाते रहते हैं, बेचैनी रहती है, बेचैन दिखते हैं, ठीक है। वे काम करते हुए बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो पूछ रहे हैं आपको कौन सा नहीं है, तो देखिए उनकी जो काफ़ी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, गलती आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियाँ छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, कौन से उपागम का यहाँ पर इस्तेमाल आपका किया जा रहा है, तो यहाँ पर किया जा रहा है आपका एक्सेलरेशन। किस चीज़ का, आपका त्वरण का, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका एक्सेलरेशन का इस्तेमाल यहाँ पर बच्चे को कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु जो मीनिंगफुल लर्निंग है, कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिले। तो देखिए, किस चीज़ के जो है अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए, तो यहाँ पर होगा आपका कंस्ट्रक्ट नॉलेज। किस चीज़ के होने चाहिए, आपके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के आपके अवसर देने चाहिए, ठीक है।
ज्ञान का निर्माण करने के अवसर आपको देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शुड बी फैसिलिटेड टू बी। देखिए जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को बनाने के लिए सुसाधित करना चाहिए। क्या बनाने के लिए उनको सुसाधित करना चाहिए? तो बच्चों को क्या इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र विचारक बनाने के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है ये। अभिकथन ए है, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर आप अमूर्त विषय वस्तु को, ठीक है, या पुस्तकीय अधिगम को बल नहीं देंगे। ठीक है, तो आपका जो तर्क है वो तो आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर क्या है आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब, देखिए जो लर्निंग है वो मोर इफेक्टिव होती है व्हेन कंटेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, टीचर्स पेडागोजी इज बिहेवियरिस्टिक, लर्निंग गोल्स आर एग्जाम सेंट्रिक, या फिर इट इज़ एक्सपेरियंशियल इन नेचर। तो देखिए विषय वस्तु को जटिल नहीं बनाना है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र जो है वो व्यवहारात्मक बिहेवियरिस्टिक होती है। टीचर्स पेडागोजी ये भी आपका नहीं होगा। अधिगम लक्ष्य जो है वो सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक हो, ये भी आपका गलत है। ठीक है, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो, क्या हो आपका जो लर्निंग है वो क्या हो? एक्सपेरियंशियल हो नेचर में। ठीक है, नेचर में क्या होनी चाहिए आपकी? एक्सपेरियंशियल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? तो देखिए वो किस युक्ति का आपका यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है? तो वो इस्तेमाल कर रही है आपका किस चीज़ का? एनालॉजिकल थिंकिंग का। किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है? आपकी एनालॉजिकल थिंकिंग का। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका है, ये भी आपका विघटन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका बिल्कुल गलत है। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए और आर यहाँ पर आपके दोनों ही गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय को, देखिए विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा में नहीं करना है, ये आपका बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा आपको नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे नेगेटिव्स आपके कट गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव आपका क्या बच गया? विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अधिगम सहायता असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो देखिए योग्यता के प्रति ऐसा जो दृष्टिकोण है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है एंटिटी व्यू। क्या होता है आपका? एकल सतत्व दृष्टिकोण। एकल सतत्व दृष्टिकोण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा देकर अनदेखा में नहीं करना, विभिन्न हिस्सेदारों जैसे माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करना, बहुत सख्त कठोर सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करना, पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम थे कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम हमें नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? तो देखिए कौन सा है आपका जो सहयोग नहीं करता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम और अध्यापन का संरचनावादी उपागम। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम जो है वो आपका नहीं करता है। नोट आपसे पूछ रहे थे, ठीक है, तो वो है आपका स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब मैंने ये आपकी सीरीज स्टार्ट की है वो आपकी सीटेट के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर की है जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो उसी का ये
25 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए स्थूल गत्यात्मक कौशल का कौन सा आपका उदाहरण है। तो देखिए दो प्रकार की आपकी मोटर स्किल्स होती हैं, एक होती है आपकी ग्रॉस और दूसरी आपकी होती है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, जो बच्चे का विकास है वो आपका कैसे होता है, वो आपका ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, पहले बच्चा क्या करता है, ग्रॉस चीज़ें, अब उसके बाद बच्चा क्या शुरू करता है, आपका फाइन चीज़ें स्टार्ट करता है। तो देखिए ग्रॉस मोटर स्किल है जैसे बच्चा रेंगना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं घुटनों के बल चलना, रेंगता है बच्चा। ठीक है, भागना दौड़ना, ये सब आपके किस में आ जाता है, यहाँ आपके आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल में। फाइन मोटर स्किल में जैसे पेन को पकड़ना, क्या आ जाता है आपका, पेन को पकड़ना, छोटी छोटी चीज़ें करना। ठीक है, वो आपकी किस में आती है, वो आती है आपकी फाइन मोटर स्किल में। तो देखिए यहाँ पर जो रनिंग है, भागना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन आपका पकड़ना, ठीक है, रेखाएं खींचना, निचोड़ना, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके फाइन मोटर स्किल के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। तो देखिए कौन सा जो सिद्धांत है वो इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। देखिए जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है, जो आपका सेफेलोकॉर्डल होता है, इसमें क्या होता है कि जो विकास है वो आपका कहाँ से होता है, हेड टू टो आपका होता है। कैसा होता है आपका, हेड टू टो होता है। ठीक है, जो आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है इसमें आपका क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड होता है। सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, आउटवर्ड। तो देखिए जो आपका शीर्षगामी होता है उसमें क्या करता है बच्चा, सबसे पहले आपका जो पकड़ है वो किस पे होती है, उसके सर पे। ठीक है, अधोगामी जो होता है उसमें क्या करता है बच्चा, उसमें जो विकास है बच्चे का वो किससे होता है आपका, जो शरीर के केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है कि उंगलियों को, जो उसकी फिंगर्स को यूज़ करने से पहले वो क्या करता है, अपनी हाथ का यूज़ करना सीख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सिद्धांत काम कर रहा है वो आपका है अधोगामी सिद्धांत। कौन सा है आपका, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। ठीक है, जो शीर्षगामी सिद्धांत, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा रनिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर देता है, भागना दौड़ना, ठीक है, रेंगना, ये सब किस में करता है बच्चा, ये शीर्षगामी सिद्धांत में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं जो है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं आपकी है। देखिए प्राइमरी जो संस्थाएं वो आपकी क्या है, जहाँ भी आपको फैमिली दिखे, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी संस्था में आती है। ठीक है, तो परिवार और आस पड़ोस आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकता है। देखिए जो डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर आती है वो आपकी कौन से स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, किस में आती है, आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, लॉजिक, बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाते हैं। ठीक है, CCS क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन आ जाता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे देखने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना था कि लंबे गिलास में छोटे गिलास से ज़्यादा दूध आता है। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये आपका क्या है, तो ये है आपका डिफ़िकल्टी इन डिसेंट्रिंग। किसमें आपका डिसेंट, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। बच्चा क्या कर रहा है, एक चीज़ पर सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण में कठिनाई बच्चे को हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। तो देखिए केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए कौन से स्टेज में आपका होता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है। ठीक है, अनु का आर्ग्यू है ऐसा। तो देखिए ये कौन सी आपकी स्टेज में हो जाता है, तो ये आपका होता है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। किस में होता है, ये आपका आधिकारिक एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, कि समाज ही तय करता है। तो ये आपका किस में आता है, ये आता है आपका सोशल ऑर्डर
मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाण प्रदान करने का कौन सा तरीका आपका सही है। तो देखिए पाण प्रदान करना, इसका मतलब क्या करते हैं हम बच्चे को क्लू देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं बच्चों को, संकेत देते हैं, इशारे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में ये चीज़ दी हुई है, ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। ये आपका किस में आता है, ये आपका लेव वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग में आता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बढ़ावा आपका किसको दिया, तो उन्होंने दिया आपका सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। तो देखिए जो आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें लर्नर्स आर व्यूड एज, तो कैसे ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण करता। देखिए यहाँ पर निष्क्रिय पैसिव जब आपका आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान निर्माण की सक्रिय भागीदारी के रूप में केवल व्याख्यान विधि, देखिए केवल भी आपका नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से सोचना प्रसंस्करण के में असक्षम, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कौशल है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। तो देखिए लिंग्विस्टिक होती है आपकी भाषाई बुद्धि, जो यहाँ पर यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, म्यूजिकल होती है जब आपकी वॉइस के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, आपके गाने से रिलेटेड। इंटरपर्सनल जब आपके अंतर्व्यक्तिक चीज़ों के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि मानचित्रण कर रही हो, मानसिक चित्रण। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है आपकी स्थानिक जो स्पेशल थिंकिंग है उसका यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है। देखिए अपने विचारों का मौखिकीकरण, जो क्या है आपके थॉट्स हैं उनको जेम्स, देखिए उसका सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने के लिए ढूंढने में अक्सर मदद करता है। तो यह कथन क्या सुझाता है, भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, जो लैंग्वेज और कॉग्निशन है वो रिलेटेड नहीं है। बायोलॉजिकल जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। भाषा संज्ञान को सुशासित करती है, या फिर भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि भाषा जो है वो संज्ञान को सुशासित करती है। क्या होगा आपका, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निशन, लैंग्वेज जो है वो कॉग्निशन को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जेंडर क्या है। जेंडर क्या है, एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात जैविक गुण है, सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि एक ऐसी अस्मिता है एन आइडेंटिटी शेप्ड बाय सोसाइटी। जेंडर क्या है, जिसको सोसाइटी जो होती है वो क्या देती है, आकृति देती है। ठीक है, तो वो होता है आपका जेंडर। ठीक है, ये जो ऑप्शन हैं आपके बिल्कुल गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है, या फिर गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव पॉइंट आपको देखना है। तो देखिए गलत है क्योंकि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है, तो आपका बिल्कुल गलत है। देखिए जो आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, ठीक है, वो आपकी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको बोल रहे हैं कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी बच्चों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। तो इसमें से आपको कौन सा कथन बेस्ट लग रहा है, ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ कई नए कौशल आपके सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अधिगम के लिए मूल्यांकन, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए जो असेसमेंट आपका विद इन टीचिंग, जब आपको टीचर पढ़ा रहा होता है उसी बीच जब
टीचर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो किस प्रकार का आपका होना चाहिए, तो वो आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पे बेस, जो चीज़ आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसकी कंटेक्स्ट पे बेस आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉन्टेक्सुअल, क्या होना चाहिए आपका कंटेक्सुअल, संदर्भित होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ अ टीचर विल प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स। देखिए एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। तो देखिए कौन सी युक्ति है जो बढ़ावा देगी, देखिए कंठस्थ याद करने के लिए देना, देखिए याद रट्टाफिकेशन आपको नहीं कराना, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना, प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, या फिर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। देखिए जहाँ पर भी आपका इनोवेशन आ जाए, ठीक है, वहाँ पर आपकी क्या होगी, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या ज़रूरी है। तो देखिए क्या आपका ज़रूरी है सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए, तो देखिए आपका क्या ज़रूरी है, देखिए इनफ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी होनी चाहिए, रीजनेबल अकोमोडेशन होनी चाहिए, या फिर इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रीजनेबल अकोमोडेशन आपकी होनी चाहिए, उचित समायोजन आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। तो देखिए कौन से सिद्धांत पर आपकी जो है विचारधारा समावेशन की आधारित है, तो वो आपका कौन सा विचार है, तो देखिए वो है आपका समता। कौन सा है आपका समता, ठीक है, अलगाव यहाँ पर नहीं है, पक्षपात आपका नहीं है, समानता यहाँ पर नहीं है। निम्न में से किस सिद्धांत पर आपका समावेशन है, तो वो है आपका समता पर। किस पर आपका इक्विटी, किस पर है आपका इक्विटी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर टिपिकली टेंड्स टू बी। देखिए अवधान न्यूनता प्रतिक्रियाशीलता विकार जो है उससे जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा भी लक्षण अक्सर पाया जाता है। तो देखिए कौन सा भी लक्षण है जो बच्चों के अंदर पाया जाता है, वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना। देखिए धैर्यवान वो नहीं रहते लंबे निर्देशों को सुनते समय, तो आपका बिल्कुल गलत है। आकुल होना, रेस्टलेस होना। तो देखिए जिन बच्चों के अंदर ADHD जो डिसऑर्डर है वो पाया जाता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, ठीक है, अटेंटिव नहीं होते, हाईली ऑर्गेनाइज भी नहीं होते, ठीक है, क्या होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं, आकुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। देखिए जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में कौन सी चीज़ यहाँ पर सही है। तो देखिए वे कार्यों को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, या फिर उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा कि वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, क्या करते हैं वो, कम अप विथ इनोवेटिव ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। देखिए जिन बच्चों के अंदर ऑटिज्म पाया जाता है, ठीक है, ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है, तो उस प्रकार के बच्चों के लिए जो अध्यापिका है वो क्या चीज़ कर सकती है। तो देखिए इसमें से क्या आपका सही होगा, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नमनीयता, या अपनी भावनाओं को सटीक संप्रेक्षण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका रिटेनिंग एक्सटेंसिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। क्या दे सकती है वो, इनको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण वो यहाँ पर कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका
को किस पर बल देना चाहिए। तो एक अध्यापिका को किस चीज़ पर आपका बल देना चाहिए। कंठस्थ स्मरण करने के लिए कंठस्थ स्मरण आपको नहीं कराना है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, व्यवहार के अनुकूलन के लिए, या फिर पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब भी आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, पैडागॉजी में बहुत प्लस पॉइंट आपका माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। देखिए कम आंकता है, कम पूछ रहे हैं। ठीक है, डिस्कवरी आपका बेस्ट है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी आपका है, इंट्यूटिव गैसिंग सहज अनुमान लगाना, या फिर पैसिव जो इमिटेशन। देखिए जहाँ पर भी पैसिव वर्ड आता है तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कम आंकने वाला चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो निष्क्रिय नकल जो होती है वो आपकी क्या है, यहाँ पर कमतर आंकता है वो उसको। ठीक है, क्या है इसमें सबसे जो लो है वो आपका निष्क्रिय नकल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। इन सब में से जो लो है वो आपका क्या है, निष्क्रिय नकल। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अभिकथन है, देखिए कथन ए है, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि असंबंधित खंडों के साथ प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ए सही है लेकिन आर क्या है आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अधिगम की जो प्रकृति होती है वो आपकी कैसी होती है करेक्टर में, तो वो आपकी क्या होती है, सक्रिय और सामाजिक। कैसी होती है आपकी, एक्टिव और सोशल। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी युक्तियाँ जो हैं वो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, देखिए कौन सी युक्तियाँ आपकी जो प्रभावशाली है, देखिए एल्गोरिथम है आपकी प्रभावशाली होती है, ह्यूरिस्टिक विधियाँ आपकी वो भी आपकी प्रभावशाली होती है, मैनेमोनिक्स आपकी जो होती हैं स्मृति सहायक विधियाँ वो भी आपकी प्रभावशाली होती हैं। लेकिन जो फंक्शनल फिक्सनेस है, देखिए जहाँ पर आपका फंक्शनल फिक्सनेस आ गया, ये आपका क्या है, स्थिरता, ये आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जहाँ होगा वो आपका गलत होगा। तो जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 3 है उनको काट दीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पे आपका अभिकथन से रिलेटेड है। तो देखिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो आपका ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए संवेग और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उच्च स्तरीय दुश्चिता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देती है, निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है, या फिर शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा, तो वो होगा आपका कि संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को आपका क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका संवेग और संज्ञान के संदर्भ में बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वो आपके कौन से, देखिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होना चाहिए, फेलियर एक्सेप्टेंस, सक्सेस ओबीडियंस। देखिए सक्सेस को आप अवॉइड नहीं करेंगे। ठीक है, फेलियर को एक्सेप्ट करना, या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर क्या है आपका मास्टरी ओरिएंटेड आपका होना चाहिए। किस चीज़ के लिए आप मोटिवेट करोगे, मास्टरी ओरिएंटेड के लिए आप क्या करोगे, बच्चों को मोटिवेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और जो एक चीज़ है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या होगा, तो देखिए स्कीमा जो है वो सक्रियता है। स्कीमा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन जो अधिगम अशक्तता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए
क्या है आपका जो स्कीमा एक्टिवेशन है, और लर्नड हैप्पीनेस। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स पैडागोजीज विच आर एग्जाम सेंट्रिक होनी चाहिए, टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए, फिर एक्सक्लूजन सेंट्रिक आपकी होनी चाहिए। तो देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पर आपकी केंद्रित है, तो वो है आपकी अधिगमकर्ता केंद्रित। किस पर? जो विद्यार्थी केंद्रित आपकी होती है, लर्नर्स सेंट्रिक, अधिगमकर्ता केंद्रित आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।